हेलो दोस्तों, स्वागत है कनावट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के अंदर अपना सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ, ट्रू एंड फॉल्स सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव अगले चैप्टरों के आपके सभी मिल सके। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। हम आपसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले क्वेश्चनों में हमसे बात की गई है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम सांस लेते हैं, श्वसन जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन, और जिससे हमें भोजन से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब ग्लूकोज के विघटन की वजह से कोशिका के अंदर क्या होता है, श्वसन की अभिक्रिया जो हमारी हो रही है, उसके फलस्वरूप हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन को हम कहें कि श्वसन एक मंद दहन अभिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिला प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, पहला वाला। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, फेरस सल्फेट, जिसका सूत्र है फेरस बोले तो Fe, सल्फेट बोले तो SO4। फेरस सल्फेट FeSO4 क्रिस्टल का रंग कैसा होता है भाई, तो याद रखना है आपको। फेरस सल्फेट या जिसे हम आयरन सल्फेट कह देते हैं, ये भाई हमारा कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है साग सब्जियों के विघटन के फलस्वरूप, साग सब्जियों के विघटन के फलस्वरूप, ये है क्वेश्चन आपका। साग सब्जियों के विघटन के फलस्वरूप कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियां जो हम खा रहे हैं, सब्जियों के जो छिलके जो हमारे पास बच जाती हैं या विघटित होकर ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, विघटित होने लगती हैं, और इनसे क्या बन जाता है भाई, कंपोस्ट बन जाता है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। विघटित होना मतलब किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को हम पढ़ चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, बी नंबर का। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लाल तप्त आयरन, भाई आयरन जो दे रखा है लोहा, उस लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिए, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, और इतना गर्म कर दीजिए कि ये लोहा क्या हो जाए, लाल हो जाए। तो इसको हम कहेंगे लाल तप्त आयरन। और इसकी क्रिया फिर करा दो किसके साथ, जल वाष्प के साथ। नमी मतलब जल वाष्प बोले तो पानी, जल वाष्प किसके साथ, इसकी पानी की भाप के साथ क्या करा दो भाई, इसकी क्रिया करा दो। जैसे ही हम इसकी पानी की भाप के साथ क्रिया कराएंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो हमें याद रखना है जैसे ही इसकी भाप के साथ अब क्रिया कराई जाती है तो हमारे पास Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, Fe3O4 सी नंबर का। क्लियर। तो सी नंबर का आंसर इसका हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है क्या, NaOH। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम Zn जिंक के साथ कराते हैं तो भाई कौन सा यौगिक बनता है, हमें याद रखना है। तो याद रखना है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जिंक के साथ कराई जाती है, मतलब ये एक क्या है हमारे पास, क्षार है, ये क्षार है हमारे पास, और जिंक Zn क्या है, हमारी एक धातु है। तो इस धातु की अभिक्रिया हम जब इस क्षार के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास सोडियम जिंकेट बन के तैयार हो जाता है भाई। याद रखना है, सोडियम जिंकेट बनता है भाई, सोडियम जिंकेट बन के तैयार हो जाता है, जिसको जिसका सूत्र हमारे पास क्या, Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी निकलती है इस अभिक्रिया से। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित
में से कौन एक सदिश राशि है भाई? भाई सदिश और अदिश के बारे में स्टडी हमने की थी। एक सदिश राशियां और एक होती है हमारी कौन सी, अदिश राशि। अदिश राशि, सदिश राशियां वो होती हैं कि इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें इनका परिमाण भी चाहिए, और साथ साथ में दिशा भी चाहिए। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, लेकिन अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए ना तो परिमाण चाहिए ना ही दिशा चाहिए। तो हमारे पास सदिश राशि नहीं है। कौन? देखो, कोणीय संवेग हमारी सदिश राशि है, कोणीय संवेग भी हमारी सदिश राशि है, वेग भी हमारी सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान हमारी सदिश राशि नहीं है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो द्रव्यमान हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से पूछा है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है भाई? सिर्फ जिस अभी हमने इसको डिस्कस किया था, सदिश राशियों का उदाहरण बताना है। समय हमारी सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान भी हमारी नहीं है और लंबाई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वेग ही ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की क्या होती है, आवश्यकता, और दिशा की भी क्या होती है, आवश्यकता। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए नंबर का। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होता है? जब कोई गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो और उस शून्य में वस्तु यदि कोई गिर रही है तो उस कंडीशन में क्या समान होता है? तो भाई उस कंडीशन में हमारे पास त्वरण समान होता है भाई। क्या समान होता है, याद रखना है आपको, त्वरण, एसिलेरेशन। त्वरण क्या होता है, समान, त्वरण समान होता है भाई। तो ऑप्शन चेक करते हैं। सी नंबर का ऑप्शन हमें दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, सी नंबर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में, भाई एक समान वृत्तीय गति कोई वस्तु कर रही है, मान लो एक समान वृत्तीय गति, इस पथ पर कोई वस्तु गति यदि कर रही है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसकी चाल क्या होती है भाई, अचर, और वेग क्या होता है, चर। वेग उसका जो इस होता है ना, वो कैसा होता है भाई, चर होता है, और उसकी जो चाल होती है ना, वो कैसा होता है भाई, अचर होता है। क्लियर? ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, चाल अचर होती है और वेग क्या होता है, चाल अचर, और वेग क्या होता है, चर। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? चार ऑप्शन चेक कीजिए। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, या बर्नौली प्रलेय। तो याद रखना है आपको सभी लोगों को कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा रॉकेट आधारित होता है, जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसके फलस्वरूप रॉकेट ऊपर आगे की ओर बढ़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, मैग्नीशियम फीता बोले तो मैग्नीशियम धातु है हमारे पास, इसको जब जलाया जाता है, तो जब इसको जलाएंगे तो गर्म करने की वजह से इसमें से जो फ्लेम इसकी निकलती है, लौ इसकी निकलती है, उस लौ का रंग कैसा होता है? तो हमें याद रखना है, इसकी लौ का रंग कैसा होता है भाई, चमकीली लौ के साथ जलती है। ये याद हमें रखना है, चमकीला होता है भाई। तो याद रखना है कौन सा, सी नंबर का ऑप्शन हमें दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है? भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया को होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील यौगिक एक कम क्रियाशील यौगिक को क्या कर देता है भाई, विस्थापित कर देता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रही है, ये तो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये तो संयोजन अभिक्रिया है। टू मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, इसको भी हम नहीं कह सकते। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया में, यहाँ पर बात की जाती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को अगेन से हम याद रखें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है ना, उसमें आयनों का क्या होता है भाई, आदान प्रदान होता है भाई। आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मतलब आयन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं भाई। जैसे ए के साथ बी आयन जुड़ा हुआ है और सी के साथ डी आयन जुड़ा हुआ है, तो जो ए का आयन था ना, वो
सी के साथ जुड़ जाएगा और सी का जो आयन था वो डी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सी का किसके साथ, यहाँ हुआ है हमारे पास आयनों का आदान प्रदान। इन आयनों का आदान प्रदान जी कर लेते हैं, ए डी के साथ जुड़ जाएगा और सी का जो आयन है वो बी के साथ। तो जैसे ही अभिक्रिया के साथ आयनों का आदान प्रदान हो जाए तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे कि सी नंबर की अभिक्रिया में हम एजी NaCl अभिक्रिया कर रहे हैं, तो एजी के साथ Cl जुड़ गया और Na के साथ NO3 जुड़ गया, तो यही हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है जिंक एक धातु है कॉपर सल्फेट, और इसने जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर क्या निकल गया भाई, बाहर निकल गया। तो इस अभिक्रिया को एक तरीके से हम कहेंगे क्या, ये है हमारी क्या, एक विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील यौगिक जो होता है ना, वो कम क्रियाशील यौगिक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। फिलहाल हम यहाँ बात करें क्रियाशीलता की, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता जिंक की क्या है भाई, ज्यादा है किससे, कॉपर से। तो जिंक ने किसे विस्थापित कर दिया, कॉपर को। तो जिंक सल्फेट आपका बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, यस ये हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि लोह चूर्ण, लोह चूर्ण मतलब आयरन का पाउडर हमने ले लिया, आयरन के बहुत बारीक पीस हमने कर लिए, लोहा Fe, इसका पाउडर ले लिया जिसे हम बोलेंगे आयरन चूर्ण, ये ले लिया भाई हमने। और इस आयरन चूर्ण पर हमने क्या किया, तनु हाइड्रोक्लोरिक हमने डाला। हाइड्रोक्लोरिक हम बोले तो HCl, तनु मतलब होता है क्या, पतला भाई। तनु मतलब कैसा विलयन किया हमने, पतला, पतला विलयन इसके ऊपर जैसे ही हमने डाला तो क्या होगा भाई, तो जैसे ही हम इसके ऊपर पतला विलयन डालते हैं तो हमारे पास अभिक्रिया होती है क्या, एक तो बन जाता है इससे आयरन क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं FeCl3, और साथ में हमारी निकलती है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो बात हमने ये की थी कि जब भी हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कोई भी धातु हमें दे रखी है और उस धातु की हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और उसी लवण का क्या बन जाता है, धातु का क्या बन जाता है, एक यौगिक हमारे पास बन जाता है। तो ये बात हमें याद रखना है कि धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन गैस कहाँ उत्पन्न हो रही है, एक तो यहाँ हो रही है, ये नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है भाई। लोहा जो होता है ना Fe में जैसे ही इसको वातावरण में खुला छोड़ा जाता है तो इसमें क्या लग जाती है भाई, जंग लग जाती है। इसमें क्या लग जाती है, जंग, और जंग लगकर ये लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस जंग से बचाने के लिए, इस लोहे को बचाव के लिए इस लोहे को अपन जिंक से क्या कर देते हैं भाई, लेपित कर देते हैं भाई। तो जिंक की परत चढ़ाना, इसके ऊपर Zn की परत चढ़ाना ही कहलाता है हमारे पास क्या, गैल्वेनीकरण। याद रखना आप, इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। क्लियर। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं जिसमें हमसे पूछा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है क्या, NO2, के धुएं का रंग कैसा होता है भाई। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब कहीं पर छोड़ दी जाए NO2, तो इसका जो धुआं बनेगा उस धुएं का रंग कैसा होगा, याद रखना है आपको। इसके धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा है माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है भाई। जो माइक्रोफोन हमें दे रखा है MIC, माइक्रोफोन जिसको हम कहेंगे, तो माइक्रोफोन हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, उस यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है भाई किसमें, विद्युत ऊर्जा में। याद रखना है भाई आपको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, माइक्रोफोन। और जो हमारा लाउड स्पीकर होता है वो इस विद्युत ऊर्जा को फिर बदलता है किसमें, ध्वनि ऊर्जा में भाई। ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये काम है किसका भाई, हमारे लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर, ये हमारा लाउड स्पीकर का काम। तो फिलहाल हमसे माइक्रोफोन के बारे में पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा, ये इसमें दे रखा है, यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो बी नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो सौर सेल होते हैं हमारे, सोलर पैनल भी बोल देते हैं, बहुत छोटे छोटे सेलों से मिलकर ये बने होते हैं, तो ये किससे बनाए जाते हैं? तो ये हमारे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसके अंदर हम उपयोग करते हैं किस चीज का? सिलिकॉन का और गैलियम का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमने बोला है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का क्या होगा भाई? गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब बर्फ पर स्केटिंग की जाती है तो उस पर हमारे वजन के द्वारा दाब लगता है, प्रेशर लगता है, तो दाब की वजह से इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई इसका गलनांक क्या हो जाता है भाई? याद रखना है हमें, घट जाता है भाई। इसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे ही हम ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, जब भी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहाड़ों पर चढ़ता है तो वो अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए अपना थोड़ा सा क्या झुक जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक गिलास में पानी पर बर्फ ठहर रही है, जब जब बर्फ पानी में पूर्णतः पिघल जाती है, जैसे कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया हमने, गिलास भरा हुआ है, तो अब जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती जाएगी तो इस पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ इसमें पहले से डली हुई है और बर्फ ने अपना आयतन पहले से ही घेर लिया है, तो अब गिलास का पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक प्रबल विद्युत अपघट्ट का उदाहरण दीजिए भाई। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं भाई? प्रबल विद्युत अपघट्ट वो होते हैं जो किसी भी विलयन में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, इनका पूर्ण आयनन हो जाता है। मतलब अपन कहें एक तरीके से कि जो किसी भी पदार्थ में, या अपन कहें कि जल में, ये पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट। इसके लिए हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है क्या क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये रहा हमारा। जिसे सोडियम क्लोराइड, जिसे हम आम प्रचलित भाषा में क्या बोलते हैं? नमक। क्लियर बात। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? डी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गहराई बढ़ने पर द्रव के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे अंदर जमीन के अंदर गहराई बढ़ती जाए, जैसे कि मान लो ये दे रखा है, पहले अभी ये कोई वस्तु यहाँ थी, फिर ये वस्तु यहाँ आ गई, फिर ये वस्तु यहाँ आ गई, जैसे जैसे अंदर गहराई बढ़ती जा रही है ना, तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई याद रखना है आपको, गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्लियर बात। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी नंबर के दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्षारक वे पदार्थ होते हैं भाई। क्षार, अम्ल और क्षार के बारे में हमने सेकंड चैप्टर को डिस्कस किया था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं भाई? कड़वे होते हैं और कसेले होते हैं। तो स्वाद में खट्टे तो होते नहीं है भाई, क्योंकि अम्ल खट्टे होते हैं। क्लियर बात। दूसरी बात करें, ये नीले लेटवस विलयन को लाल कर देते हैं? नहीं, ऐसा तो कौन करता है? अम्ल। ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं? नहीं, ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं। हाँ भाई, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे हमने ले लिया क्या? एक अम्ल और एक हमने ले लिया क्या? क्षार। तो जैसे ही इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाएगी तो एक उदासीन अभिक्रिया होगी, उदासीन यौगिक बनेगा हमारे पास, जिसे हम कहते हैं भैया तो लवण बनेगा और साथ में बनेगा क्या? जल, H2। तो ये अभिक्रिया हमारी अम्ल और क्षार के कराने पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में बोला है हमसे कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो याद रखना है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है भाई? बढ़ती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? मान लो कोई भी अणु हमें दे रखे हैं और वो अणु क्या हो जाते हैं भाई? आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उसके धनायन और ऋणायन बन जाते हैं। आयनों में, आयन दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास धनायन होता है और एक ऋणायन हो जाता है। तो इस आयनों में विभक्त होने की ये प्रक्रिया जो है ना, वो हमारी आयनीकरण कहलाती है भाई। आयनीकरण, आयोनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, आयनीकरण कहलाती है। तो आंसर नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा हमारा? इसका ए नंबर का 23 का आंसर कैसे ही हो जाएगा भाई सभी लोग?
के आयनीकरण। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है भाई। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य है, जिसमें हमें एक अभिक्रिया दे रखी है और उस अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि जैसे कि 2 PbO, जिसे हम बोलेंगे लेड ऑक्साइड, 2 PbO प्लस कार्बन, और इससे बनना है क्या 2 Pb प्लस साथ में बनना है क्या CO2। तो इस अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले ऑप्शन में हमसे बोला गया है क्या कि शीशा अपचयित हो रहा है। तो एक बात को याद रखना भाई, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में हमारे पास इधर क्या होते हैं भाई उत्पाद, इधर उत्पाद होते हैं और इधर होते हैं हमारे पास क्या क्रियाकारक, क्रियाकारक, ठीक है, क्रियाकारक। तो उत्पाद की साइड वाले पदार्थों का कभी भी अपचयन नहीं होगा और ऑक्सीकरण नहीं होगा, इस बात को याद रखना है, कभी भी अपचयन नहीं होगा और ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं हम ऑप्शन को। ऑप्शन में बोला है कि क्या हमारा सबसे पहले ऑप्शन में बोला है क्या शीशा अपचयित हो रहा है भाई, शीशा हमें इधर दे रखा है, शीशा अपचयित हो रहा है भाई, तो शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरे में बोला है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो भाई ये तो दोनों ही हमारे क्या हो गए भाई गलत हो गए, दोनों ही क्या हो गए गलत। क्यों? क्योंकि जो उत्पाद की साइड दे रखे हैं हम। अब हम बात करते हैं क्रियाकारक की तरफ, कौन दे रखा है कार्बन अपचयित हो रहा है, हाँ भाई ये बात सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ भाई ये बात भी सही है। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि असत्य क्या है, तो असत्य तो हमारा पहला और दूसरा ही है। तो पहला और दूसरा हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है, तो आंसर हमारा इसका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बात, तो याद रखना इस बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe, ये अभिक्रिया हमारी दी गई है। ये अभिक्रिया हमारी किस प्रकार की है, तो भाई देखते हैं। यहाँ पे था हमारा क्या आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसने एल्यूमिनियम ने क्या किया, इस Al2O3 के साथ अभिक्रिया को दोबारा लिखते हैं Fe2O3 ये दे रखा है और इसकी 2 एल्यूमिनियम Al के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, तो बन रहा है हमारे पास क्या Al2O3 प्लस आयरन अलग हो गया भाई, आयरन को हटा दिया, मतलब ये हमारी एक विस्थापन अभिक्रिया हो रही है कि इस आयरन को इस एल्यूमिनियम ने हटा दिया और इसकी जगह पर खुदा के जुड़ गया, तो यहाँ पे होगी हमारी कौन सी विस्थापन अभिक्रिया। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से हमसे पूछा है कि लो चूर्ण पर तनी हाइड्रोक्लोरिकम डालने पर सही उत्तर पर निशान लगाई। तो इस क्वेश्चन को जस्ट अभी हम कर चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड हमारा क्या होता है बनता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भाई दो तरीके के हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के परिवर्तन होते हैं, एक को कहते हैं हम क्या भौतिक परिवर्तन और एक होता है हमारा क्या रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हमारे पास एक नया पदार्थ बनता है भाई, उसकी संरचना भी बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होती है भाई अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था बदलती है भाई। तो देखते हैं भाई कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी से जल वाष्प का बनना, ये भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघल कर जल जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ ठोस होती है और जल द्रव अवस्था में होता है, तो ये अवस्था बदली है यहाँ से। नमक का पानी में घुलना, नमक ठोस अवस्था में होता है और पानी में घुल गया, मतलब ये लिक्विड अवस्था में बदल गया, तो ये भी हमारा क्या है भौतिक परिवर्तन। लेकिन डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है जिसमें हमसे LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इसका किया जा रहा है अध्ययन, तो इससे कई प्रकार की अन्य हानिकारक गैसों का क्या होता है भाई निर्माण होता है, तो नए नए पदार्थों का निर्माण यही हो रहा है, तो हमारा यही भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी के सारे क्या है हमारे भौतिक परिवर्तन। तो आंसर नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है हमें, प्लस इसकी जल के साथ क्या कराई जा रही है अभिक्रिया, और साथ में हमारे पास बनना है क्या CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या निकल रही है इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन अभिक्रियाओं को हम
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं भाई। सूत्र याद रखना, ये क्या है, चूने का सूत्र है भाई, चूना। लेकिन चूना कैसा है भाई, बिना बुझा। और ये है, ये भी क्या है, चूना। तो ये कैसा है हमारा, बुझा हुआ चूना भाई, इसको हम बुझा चूना कहेंगे। ये हमारा बुझा हुआ चूना है। तो आंसर नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर। अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भाई। भाई एक व्यक्ति है पीएच सोरेनसन, इनने एक स्केल तैयार की थी, एक स्केल तैयार की थी। और इन स्केल के द्वारा इन्होंने पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए एक तरीका बताया था भाई। क्षारीयता को ज्ञात करने का एक तरीका बताया था। जिन जो स्केल इनके द्वारा बनाई गई थी उन पर कुछ नंबर इनके द्वारा लिखे गए, जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा गया, यहाँ 1, और यहाँ लास्ट तक कितना लिखा हुआ था, 14 लिखा हुआ था। ऐसी एक स्केल बनाई गई। तो जिन पदार्थों का पीएच मान 1 और 7 के बीच में होता है उन पदार्थों को तो हम क्या देते हैं, क्या, अम्लीय। और जिन पदार्थों का पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है उन्हें हम क्या देते हैं, क्या, क्षारीय पदार्थ। और जिन पदार्थों का पीएच मान सिर्फ 7 होता है उन पदार्थों को हम क्या देते हैं, क्या, उदासीन पदार्थ। तो याद रखना है हमें क्या, कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो यही हमारा एक उदासीन पदार्थ है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान हमें दे रखे हैं भाई, इनमें हमें कुछ फिलिंग करनी है। देखते हैं भाई खाली स्थान। तो सबसे पहला देख रखा है कि अभिकारकों की सांद्रता और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई याद रखना है आपको कि अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। याद रखना है, अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ताप दाब या खाली स्थान में परिवर्तन करके शामक को बदला जा सकता है। ताप दाब या सांद्रता भाई, याद रखना है, सांद्रता में परिवर्तन करके शामक को बदला जा सकता है। अगला है कि किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता को दर्शाने के लिए, अब जस्ट अभी हमने पढ़ा था क्या, पीएच पैमाने का, या हम कह सकते हैं पीएच स्केल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा हमें लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण। भाई लोहे में जंग लगना एक स्लो प्रोसेस है भाई, जिसको हम कहेंगे मंद अभिक्रिया या मंद रासायनिक अभिक्रिया का क्या है भाई, ये उदाहरण है आपका। ठीक है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, आपका उदाहरण है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है चूने का बुझना परिवर्तन का उदाहरण है भाई। चूने का बुझना परिवर्तन का उदाहरण है। बताओ भाई कौन सा परिवर्तन है चूने का बुझना। मतलब चूने की जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे एक नया पदार्थ बन के तैयार हो जाता है, और उस नए पदार्थ का बनना हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का अवशोषण होता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं नाम देते हैं भाई। याद रखना है उन्हें हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर। ताप, अगला क्वेश्चन, ताप व दाब बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन को भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला है कि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। क्लियर। तो ये हुए आपके खाली स्थान वाले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। तो भाई मैच करते हैं इनको कि मैग्नीशियम तार का जलना भाई, हमें क्या दे रखा है, मैग्नीशियम तार का जलना दे रखा है भाई। तो मैग्नीशियम तार का जलना जो कि एक धातु है, मैग्नीशियम Mg क्या है भाई, हमारे पास एक धातु है। धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, तो इसको हम कह देंगे क्या, कि ये एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके आगे कौन सा आ जाएगा भाई, तीसरा नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है हमें क्या, कि पृथ्वी के भीतर कोयले का बनना, पृथ्वी के भीतर कोयले का बनना ये एक स्लो प्रोसेस है भाई, मंद रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, ये उदाहरण है। क्लियर।
अगला दे रखा है हमें सी नंबर का कि 1 लीटर विलयन में पदार्थ के मोलों की संख्या ही कहलाती है भाई हमारे पास क्या मोलरता। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा सही। अगला दे रखा है डी नंबर का। डी नंबर पे हमसे बोला है मीथेन का दहन क्या है भाई। मीथेन का दहन क्या है भाई। मीथेन का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है भाई। तो पांचवा हमारा इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या क्या फोटोग्राफी। फोटोग्राफी को हम टिक करते हैं। फोटोग्राफी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है भाई। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर। तो ये थी हमारी एक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें फिर से जोड़ियां दे रखी तो उचित संबंध हमें इनमें बताना है भाई। अभिक्रिया हमें दे रखी तो सबसे पहले हमें दे रखी है CaCO3 और इसको गर्म किया जा रहा है भाई। ये गर्म करने का संबंध है भाई। इसको क्या किया जा रहा है गर्म किया जा रहा है। ऊष्मा देकर ये अभिक्रिया कराई जा रही है और हमारा क्या बनना है CO2 बनना है और CaO बनना है। तो भाई ये किस प्रकार की एक अभिक्रिया है तो याद रखना है इसमें ऊष्मा दी जा रही है तो इसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हमें दे रखी है किस नंबर पर बी नंबर पर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला दे रखा है CH4 मीथेन। मीथेन का क्या किया जा रहा है भाई दहन किया जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है। CO2 बनना है और जल बनना है और ऊष्मा क्या निकल रही है भाई बाहर निकल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जस्ट अभी अभी हमने पिछली क्वेश्चन में इसको पढ़ा था कि मीथेन का दहन कैसी अभिक्रिया है एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर। Na2SO4 और BaCl2 बन गया इससे क्या BaSO4 और NaCl भाई। यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ। देखो Na के साथ जो SO4 जुड़ा था वो Ba के साथ जुड़ गया और Ba का जो Cl2 जुड़ा था वो Na के साथ जुड़ गया। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे भाई इस अभिक्रिया को हम नाम दे देंगे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी वियोजन अवक्षेपण या एक नाम और दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल इसको इसमें हमारा द्विविस्थापन ऑप्शन में नहीं है। द्विविस्थापन ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको कोई दूसरा नाम देखते हैं कौन सा दे रखा है हमें। तो इसको हम कहेंगे फिर क्या अवक्षेपण अभिक्रिया। ये हमारा एक अवक्षेप बनेगा यहाँ पर। ये अवक्षेप कहलाएगा। अवक्षेप एक अवलेट ठोस पदार्थ बनेगा तो उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कह देते हैं। तो डी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं CaOCO2 CaCO3 हमारा बन के क्या हो रहा है तैयार हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये यौगिक और ये यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी कहलाएगी क्या संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या 2Ag सेल एक यौगिक दे रखा है और ये टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विघटित हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम कह देंगे क्या हमारी ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये सी नंबर पे हमें दे रखा है। क्लियर बात। तो ये हुए हमारे क्या जो मैचिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या ट्रू एंड फॉल्स। जिसमें हम चेक करते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं अग्र और पश्च दोनों दिशा में होती है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या दोनों दिशाओं में होती है नहीं। जो हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है ना वो हमारी दोनों दिशाओं में होती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हमारी दोनों दिशाओं में नहीं होती हैं। तो याद रखेंगे ये कैसा है हमारा भाई असत्य। ये असत्य ऑप्शन है। सीमेंट का जमना एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। हाँ भाई सीमेंट जो जमती है स्लो प्रोसेस है। तो ये सत्य है भाई हमारा सीमेंट का जमना एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला दे रखा है तीसरे में पूछा है कि अभिक्रिया की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है भाई। हाँ सही बात है भाई ट्रू सत्य। अभिक्रिया का मात्रक इकाई यूनिट यही होती है। और अगला दे रखा है चौथा क्वेश्चन हमें और चौथे क्वेश्चन में पूछा है क्या कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में ऊर्जा क्या होती है अवशोषित होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हमने ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को क्या किया था आपसे डिस्कस किया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वो पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। नहीं भाई अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया ये तो आयनीकरण कहलाती है ऑक्सीकरण नहीं कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई असत्य हो जाएगा। इसको भी अभी हमने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमें अवक्षेपण अवक्रिया से अवलेय लवण प्राप्त होता है। छठवां क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि अवक्षेपण अवक्रिया से अवलेय लवण प्राप्त होता है। जस्ट बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, हाँ जी सर, इसको हमने अवक्षेपण अवक्रिया बोला था। ऊष्माक्षेपी अवक्रिया, अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। ऊष्माक्षेपी अवक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। हाँ भाई, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया हमारी दोनों दिशाओं में होती है, उसी को हम कह देते हैं क्या, उत्क्रमणीय अवक्रिया। तो ये हमारा सही जवाब है। जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले में हमसे पूछा है गलत। जल का विद्युत अपघटन, तो जल के विद्युत अपघटन की वजह से जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, असत्य। और अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाते हैं मतलब पदार्थ टूट जाते हैं, नए नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे एक रासायनिक परिवर्तन का क्या था, उदाहरण था। अगला दे रखा है बर्फ का जल में परिवर्तन होना ऊष्माक्षेपी अवक्रिया का उदाहरण है क्या। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है बर्फ का, तो नहीं भाई ये गलत है, इसे हम कहेंगे क्या, असत्य। तो बर्फ का जल में परिवर्तन होना ऊष्माक्षेपी अवक्रिया का उदाहरण नहीं है भाई। क्लियर, यहाँ सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्लियर, अवस्था परिवर्तन जहां हो रहा है वहां एक हमारी भौतिक अवक्रिया का क्या है, ये भौतिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अवक्रिया का उदाहरण है। फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अवक्रिया का उदाहरण है। हाँ भाई ये सत्य है हमारा, जस्ट अभी हमने पढ़ा था फोटोग्राफी में, तो ये सत्य है हमारा। तो ये हुए आपके क्या, ट्रू एंड फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए भाई, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या, कि मंद रासायनिक अवक्रिया का कोई उदाहरण, एक उदाहरण लिखिए। मंद रासायनिक अवक्रिया जो होती हैं बहुत स्लो प्रोसेस है, जैसे कि लोहे में जंग लगना। हमारा सबसे पहला आंसर क्या दे रखा है, लोहे में जंग लगना, ये क्या है, मंद रासायनिक अवक्रिया है। तो जंग का सूत्र भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो, Fe2O3 डॉट XH2 याद रखना है आपको। दोबारा से लिखते हैं, Fe2O3 डॉट XH2। एक्स की जगह पे जल के अणु 2, 5, 10, 6 कुछ भी हो सकते हैं आपके पास। तो ये हमारे एक जंग का क्या होता है भाई, सूत्र होता है, याद रखना है आप सभी लोगों को। तो मंद रासायनिक अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो लोहे में जंग लगना, जैसे लोहा वातावरण में पाई जाने वाली नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेता है भाई, खराब होने लगता है, इसी को कहते हैं लोहे में जंग लगना, जिसको संक्षारण भी बोलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, रासायनिक अभिक्रिया का नाम जिसमें ऊष्मा शोषित होती है अवशोषित होती है, उसी को तो हम कहते हैं भाई क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है भाई, उत्सर्जित होती है। जैसे कि इसके लिए हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि हमने चूने को पानी के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो हमारे पास बन के तैयार हो रहा था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्टवाइज, और साथ में हमारी क्या निकल रही थी भाई, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी। तो ये हमारा एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला बोला है कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की होती है भाई। तो ये अभिक्रिया है, जो हमारे पास एक आयन दे रखे हैं, आयनीकरण की अभिक्रियाएं होती है ना, वो बहुत फास्ट अभिक्रियाएं कहलाती है, फास्ट। तो ये तीव्र अभिक्रिया का क्या है, आपका एक उदाहरण है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में बोला है हमसे कि अवस्था परिवर्तन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए भाई। अवस्था परिवर्तन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखो वैसे तो लोहे में जंग लगना भी एक अवस्था परिवर्तन है। दूसरा हम बात करें कि बर्फ का पिघलकर जल बनना भाई, जल में बदलना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी हमारी एक अवस्था परिवर्तन है। बहुत सारी हमारी अवस्था परिवर्तन का क्या है, उदाहरण। दूसरा है कि गोबर गैस का बनना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो गोबर से जो गोबर गैस बनती है, जिसमें हमारी मीथेन गैस बन के तैयार होती है, जिसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं भाई, मार्स गैस भी बोलते हैं, जिसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी एक मंद रासायनिक अभिक्रिया है भाई। ठीक है, तो याद रखें, मंद रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है भाई। भोजन के पाचन में जो भोजन के जो बड़े बड़े अणु हमारे पास जो होते हैं ना, वो भोजन के बड़े अणु
का क्या होता है भाई, विघटन होता है, और टूटते हैं काय में भाई, छोटे छोटे अणुओं में। और बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, विघटन होना, उसी को कहते हैं हम क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कि अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं भाई। अभिक्रिया की जो गति है, रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं, इसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं। तो भाई हमारी पास है सबसे पहले सांद्रता C, तापमान T, और कोई भी कैटालिस्ट ले लो, उत्प्रेरक ले लो, वो भी प्रभावित करेगा। और दूसरा दे रखी है उसकी प्रकृति यानी नेचर। ये सारी चीजें अभिक्रिया की गति को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए भाई। तो ये रहा हमारा CaO, लिखते हैं इधर CaO, ये बिना बुझा चूना है हमारे पास, और CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा बुझा हुआ चूना है भाई। याद रखना है दोनों का सूत्र, बुझा चूना और एक ऐसा है बिना बुझा, बिना बुझा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यस, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन, ये अभिक्रियाएं हमारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर। तो दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनको हम क्या देंगे भाई, नाम देंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है भाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है कि उबलते हुए जल से बाष्प बनना, ये भी है भौतिक परिवर्तन, ये भी है भौतिक परिवर्तन, नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो चौथे नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं भाई। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर। तो सा नंबर का इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है भाई। लेड पदार्थों में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है आपका, ये भी केमिकल चेंजेज है आपका। भोजन का पकना, ये भी एक केमिकल चेंजेज है आपका। कागज का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है आपका। तो बर्फ का पिघलना ये नहीं है भाई, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मतलब ये वाली हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं, और उत्पादों से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अभिकारक। अगला क्वेश्चन कि लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सूख जाते हैं भाई, क्यों, या सड़ जाते हैं, अपन जिनको कहते हैं खराब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें हो जाता है कि विकृति गंधता। ठीक है, इसको सही से लिखे देते हैं, विकृति गंधता, याद रखना, विकृति गंधता। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकृति गंधता। सही। अगला क्वेश्चन है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई। तो क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है हमारा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन अब हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोने और प्लेटिनम की बात की जाए। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम बताइए भाई। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो याद रखना है आपको, जिसको हम एक्वा रेजिया बोलते हैं भाई, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, इनका उपयोग किया जाता है, जिससे सोने को क्या किया जा सकता है, प्लेटिनम को पिघलाया जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, एक्वा रेजिया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है।
रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है भाई। रंग में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है, गैस का उत्सर्जित होना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, तापमान में परिवर्तन होना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन आकार में परिवर्तन होना इसका कोई रासायनिक परिवर्तन से देना देना नहीं है। तो आंसर हमारा यही सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जेरा हमारे पास कैल्शियम CaO, और इसकी हमने जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया कराई थी तो हमारे पास CaOH का वोल्टाज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो रहा था, बन के तैयार हो रहा था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है। तो जब मैग्नीशियम की हम अभिक्रिया दहन किया जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है, तो ये MgO बनता है भाई, MgO, जिसी को कहते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर इसकी यदि और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाए, चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है भाई। तो याद रखना है इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हटा के इसकी जगह पे आंसर लगाएंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या खाली स्थान दे रखे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं खाली स्थान अगले का ले लीजिए। एक वाक्य में उत्तर भी दे रखे हैं आपको, सत्यासत्य भी दे रखे हैं आपको, जोड़ी मैचिंग भी दे रखी हैं। और ये था हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने अभी क्या किया, आपके सामने डिस्कस किया। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इसी तरीके के और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कनावत अकेडमी पर की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। इसी के साथ आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकंड चैप्टर और अदर चैप्टरों के भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप फास्ट इनको प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये बहुत फायदेमंद मिलेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें हमारे शामिल हैं। ठीक है, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।